अभिवादन स्वीकार। एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उत्तराखंड एग्जाम गुरु में। उत्तराखंड एग्जाम गुरु में आज हम सॉल्व करेंगे उत्तराखंड पीसीएस के 2016 के प्री पेपर को। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और ये जो पेपर है ये आपका जीएस वाले पोर्शन को इसमें हम हल करेंगे। जो फर्स्ट पेपर है जिसमें 150 प्रश्न जो है 150 प्रश्न जो है क्वेश्चन उनको हम हल करेंगे। और उत्तराखंड पीसीएस अक्सर अपने पुराने पेपरों से कुछ प्रश्नों को रिपीट करता है जो बार बार परीक्षाओं में आते हैं। तो इस पेपर से भी 2, 3, 4 प्रश्न आने की संभावना पूरी है। चलिए प्रश्न पत्र हल करते हैं। उत्तराखंड पीसीएस एग्जाम 2016 पेपर फर्स्ट जीएस पेपर है ये। पहला प्रश्न है, जेम्स एंड्रयू रैमजे भारत के किस गवर्नर जनरल का नाम था? तो 4 ऑप्शन दिए हैं, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड नॉर्थ, लॉर्ड कर्जन। इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। ए आंसर इसका सही हो जाएगा। लॉर्ड डलहौजी के समय में ही भारत में सबसे पहली बार रेल चली थी। मुंबई से ठाणे के बीच में रेल सेवा शुरू हुई थी। तो ये प्रश्न भी पूछा जाता है, मुंबई से ठाणे के बीच रेल सेवा किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में चली थी? तो लॉर्ड डलहौजी इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लॉर्ड कैनिंग इसका आंसर है। लॉर्ड कैनिंग के बारे में अन्य बातें जो जानने योग्य हैं और आगामी परीक्षा में पूछी जा सकती हैं। लॉर्ड कैनिंग जो थे 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल थे। और 1857 के बाद 1818 का अधिनियम आया जिसके बाद गवर्नर जनरल के पद को खत्म कर दिया गया। तो ये भारत के अंतिम गवर्नर जनरल, और उसके बाद जो आए वायसराय आए। तो अंतिम गवर्नर जनरल भारत के, अंतिम गवर्नर जनरल भारत के, और जो पहले वायसराय हैं भारत के वो भी ये रहे थे। अंतिम गवर्नर जनरल प्लस फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया। कुछ टेक्निकल इशू है शायद। फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया। तो ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे या फर्स्ट वायसराय कौन थे। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना कब हुई थी? स्थापना 1928 में हुई थी। स्थापना जो की थी चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह और सुखदेव ने की थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं था? राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक उल्ला। तो ये सभी संबंधित थे। जो सूर्यसेन थे वो संबंधित नहीं थे। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो सूर्यसेन हो जाएगा। निम्न में से कौन उत्तराखंड की प्राचीन प्रजाति नहीं है? डॉक्टर अजय सिंह रावत की बुक के अनुसार और घनानंद जोशी की बुक के अनुसार यक्ष, नाग और किन्नर उत्तराखंड की प्राचीन प्रजाति माने गए हैं। खासी जो है पूर्वोत्तर भारत में गारो खासी जयंतिया जो पहाड़ी है उस क्षेत्र में रहने वाली एक प्रजाति है। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, खुड़बुड़ा का युद्ध कब हुआ था? खुड़बुड़ा का युद्ध जो है गोरखों और प्रद्युमन शाह के बीच में हुआ था। गोरखों और प्रद्युमन शाह के बीच में हुआ था, जिसमें प्रद्युमन शाह जो है वीर गति को प्राप्त हो गए थे। यहां से गढ़वाल में गोरखों का शासन शुरू हुआ था। तो 1804 में खुड़बुड़ा का युद्ध हुआ था। कई बार पूछा जाता है किस किस के मध्य हुआ था, तो गोरखों और प्रद्युमन शाह के बीच में हुआ था। अगला प्रश्न, 1946 में पर्वतीय क्षेत्र के लिए अलग प्रशासनिक भाग बनाने की मांग किसने की थी? तो बद्रीदत्त पांडे जी ने की थी। ये कुमाऊं के प्रमुख
आंदोलनकारी थे जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया था, और इनकी द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी, अक्सर पूछी जाती है। कुमाऊं का इतिहास पुस्तक किसने लिखी? तो वो बीडी पांडे ने लिखी। इतिहास पुस्तक बीडी पांडे जी ने लिखी थी। सिंगौली की संधि कब हुई थी? सिंगौली की संधि जो है 1815 में हुई थी। ये संधि अंग्रेजों और गोरखों के बीच में हुई थी। अंग्रेजों ने जब गोरखों को परास्त कर दिया था तो उसके बाद ये संधि अंग्रेजों और गोरखों के बीच में हुई थी। और ये सिंगौली जो है वो बिहार में पड़ता है। तो ये प्रश्न में पूछा जाता है सिंगौली कहाँ पड़ता है। अगला प्रश्न, चमोली के रैणी गांव में किसके नेतृत्व में वन कटाई के विरोध में आंदोलन चलाया गया था? तो गौरा देवी है, जिनको चिपको वुमेन भी कहा जाता है। इन्होंने पेड़ों से चिपककर पेड़ों की कटाई का विरोध किया था। तो ये चिपको आंदोलन से संबंधित थी। सी इसका आंसर हो जाएगा। परमार वंश का संस्थापक कौन था? देखिए, गढ़वाल का परमार वंश जो है उसमें कनकपाल और अजयपाल के संबंध में प्रमाण मिलते हैं कि कहीं पर प्रमाण ये मिलता है कि कनकपाल थे, कहीं पर अजयपाल थे। लेकिन अधिकांश जो इतिहासकार हैं उन्होंने कनकपाल को इसका संस्थापक माना है परमार वंश का, और आयोग भी कनकपाल ही आंसर मानता आया है। तो कनकपाल ही आपको परीक्षा में लिखना है। बाकी वास्तविक संस्थापक अगर आता है तो अजयपाल उत्तर होगा। चलिए, निम्न में से कौन सा प्राचीन वलित पर्वत नहीं है? नहीं है तो अरावली पर्वत भी वलित पर्वत है, एंडीज, एप्लेसियन, ये सभी वलित पर्वत है। यूराल पर्वत जो है वो वलित पर्वत नहीं है। ये यूरोप को एशिया से अलग करता है। यूरोप को एशिया से अलग करता है। यूराल पर्वत। देखिए, कुछ कुछ प्रश्नों के साथ साथ जो नॉलेज निकल के आ रही है ये भी प्रश्न बन सकते हैं। 12वां प्रश्न है, निम्न में से कौन एक मूल स्थल रूप है? ज्वालामुखी, शंकु, अवशिष्ट पर्वत, मोनाडनाक, अपरदनात्मक जलप्रपात। तो ज्वालामुखी शंकु जो है ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ज्वालामुखी शंकु। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक तटीय अपरदन जो होता है वो लहरों से होता है। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? सभी जानते हैं, सौभमंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत है। 15वां प्रश्न है, पृथ्वी की भूमध्य रेखी परिधि है लगभग, तो लगभग 40,000 किलोमीटर है भूमध्य रेखी परिधि। निम्न महासागरीय धाराओं में कौन सी प्रशांत महासागर से संबंधित नहीं है? क्यूरोसिबो, कैलिफोर्निया और हम्बोल्ट ये संबंधित है प्रशांत महासागर से। कनारी जो है वो अटलांटिक महासागर से संबंधित है। कनारी महासागर की धारा अटलांटिक। तो कनारी धारा किस महासागर से संबंधित है आ सकता है? तो अटलांटिक हो जाएगा। अगला प्रश्न है, साप्टा दक्षिण एशियाई वरीयता व्यापार समझौता का गठन किस वर्ष हुआ था? तो ये गठन जो हुआ था 1993 में हुआ था। बी आंसर हो जाएगा। दक्षिण एशियाई देशों में व्यापार बाधाओं को दूर करने के लिए इसे किया गया था। दक्षिण एशियाई देशों में व्यापार बाधाओं को दूर करने के लिए। दूर करना इसका उद्देश्य था। निम्न में से कौन सा एक समय की प्राकृतिक इकाई नहीं है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्राकृतिक इकाई वो इकाई होती है जिनको प्रकृति निर्धारित करती है, जैसे उष्णकटिबंधीय वर्ष, चंद्रमास और दिवस यानी कि दिन। स्टैंडर्ड टाइम जो होता है वो हमने मानवों ने निर्धारित किया है। स्टैंडर्ड टाइम जो होता है हर स्थान का अलग होता है, जो जीएमटी से निर्धारित होता है, ग्रीनविच मीन टाइम, और 82 सही 1/2 डिग्री
इस देशांतर पर भारत का मानक समय है? आप सभी जानते हैं, जो इलाहाबाद के पास, नैनी के पास एक जगह है। 82 सही, 1/2 डिग्री। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 19वां। हम हिंदी रूपांतरों को ही इसमें देखेंगे, ये प्रश्नों के इंग्लिश रूपांतर हैं। हम जो सेट हल कर रहे हैं वो सेट ए है 2016 का, हालांकि अब सेट से कोई फर्क इसमें पड़ना नहीं है, क्वेश्चन सब वही है। बादल परिणाम है, तो बादल जो है वो कंडेंसन यानी कि संघनन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म गलत है? तो गलत युग्म छांटना है। तालों के नाम दिए हैं, संबंधित जनपद का नाम दिया है। डोडी ताल उत्तरकाशी, देवरिया ताल टिहरी, और बेनीताल चमोली, बासुकी ताल रुद्रप्रयाग। सब सही है, बाकी देवरिया ताल जो है वो रुद्रप्रयाग में पड़ता है, तो बी ऑप्शन गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी रुद्रप्रयाग। अगला प्रश्न है, खतलिंग ग्लेशियर कहाँ स्थित है? तो खतलिंग ग्लेशियर जो है वो टिहरी गढ़वाल जिले में स्थित है, ये प्रश्न पूछा जाता है। पूर्वी धौलीगंगा सहायक नदी है, तो पूर्वी धौलीगंगा जो है काली नदी की सहायक नदी है, बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, उत्तराखंड राज्य के किस राष्ट्रीय पार्क को वर्ष 2016 में प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना के अंतर्गत सम्मिलित किया गया? तो इसमें देखेंगे, गोविंद राष्ट्रीय पार्क नहीं है, गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क नहीं है, राजाजी राष्ट्रीय पार्क को 2016 में सम्मिलित किया गया। बाकी कार्बेट रिजर्व तो पहले से ही प्रोजेक्ट टाइगर में सम्मिलित किया गया था 1973 से, तो ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। कार्बेट रिजर्व को कब सम्मिलित किया गया? 1973 में। अगला प्रश्न है, कलियासोड़ भूस्खलन क्षेत्र उत्तराखंड में कहाँ स्थित है? तो कलियासोड़ जो है वो श्रीनगर और रुद्रप्रयाग के मध्य में है, डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 25वां, काफी एनालिटिकल है और हल्का सोचना पड़ेगा आपको उसके लिए। सॉरी। उत्तराखंड में वन्य जीव विहार समूह की स्थिति पश्चिम से पूर्व की ओर, यानी कि ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, यहां से यहां की ओर। तो सबसे पहले आप ईस्ट में देखिए, सबसे ईस्ट में कौन होगा? देखिए सबसे पूर्वी जिला जो है हमारा पिथौरागढ़ है, तो पिथौरागढ़ में जो वन्य जीव विहार है वो अस्कोट है, तो सी या डी में से कोई आंसर होगा। उसके पीछे अल्मोड़ा है, अल्मोड़ा में बिनसर है, अल्मोड़ा के पीछे आता है चमोली, उसके बाद आता है रुद्रप्रयाग, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। सबसे वेस्ट में है केदारनाथ, उसके बाद नंदा देवी जो चमोली में है, फिर अल्मोड़े में बिनसर, अस्कोट पिथौरागढ़ में। इस प्रकार सी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 26वां, दोआब दिए हैं, वो दोआब किन नदियों के बीच में है? इसका आंसर देना है। तो देखिए, बिस्ट दोआब जो है वो ब्यास और सतलज के मध्य में, बारी दोआब जो है वो रावी और ब्यास के बीच में, रचना दोआब रावी और चिनाब के बीच में, चाज दोआब चिनाब और झेलम के बीच में, यानी कि तीसरा, दूसरा, पहला और चौथा। इस प्रकार ये ऑप्शन जो है ए में है, तो ए जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से भारत में कौन जैव विविधता का एक संवेदनशील स्थान माना जाता है? तो जैव विविधता का जो संवेदनशील स्थान माना जाता है वो है पश्चिमी घाट। ऑप्शंस में पश्चिमी घाट आंसर है। अगला है 28वां, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन सा उत्तरी बंगाल सहित पूर्वी भारत का उपयुक्त वर्णन करता है? तो कोपेन ने जलवायु का वर्गीकरण किया था, तो यहाँ पर उत्तरी बंगाल और पूर्वी भारत का उपयुक्त वर्णन जो आता है, शुष्क सर्दी सहित आर्द्र उपोष्ण जलवायु यानी कि CWG के रूप में उपयुक्त वर्णन होता है, तो डी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चलिए हम हिंदी रूपांतरणों को ही देखेंगे इसके।
29वां प्रश्न है, सूची 1 को 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। तो नदियों के उद्गम क्षेत्र दिए हैं और उनसे संबंधित नदी जो है उनको मिलाना है। तो ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से जो निकलती है वो कावेरी नदी निकलती है। बेनाग स्रोत झरना झेलम नदी का उद्गम क्षेत्र है। महाबलेश्वर से कृष्णा नदी निकलती है। छोटा नागपुर से स्वर्ण रेखा नदी निकलती है। तो 1 2 3 4 ऑप्शन सही हो जाएंगे, यानी कि जो दिया है सामने वही सही है। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। अगला है 30वां प्रश्न, प्रायद्वीपीय भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? ट्रेडिशनल क्वेश्चन है। गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। भारत में सर्वाधिक सिंचाई विस्तार प्रतिशत वाला राज्य जो है वो पंजाब है। भारतीय उपग्रह श्रृंखला जो दूर संचार तंत्र के लिए उपयोग में लाई जा रही है, तो इनसेट जो है दूर संचार तंत्र के लिए उपयोग में लाई जा रही है। अगला प्रश्न है 33वां, दक्षिणी गंगोत्री क्या है? तो दक्षिणी गंगोत्री जो है वो अंटार्कटिका में भारतीय शोध केंद्र है। भारतीय शोध केंद्र जो है, पहला तो दक्षिण गंगोत्री है पहला, इसके बाद एक और जो स्थापित किया है सेकंड, उसका नाम है मैत्री। अंटार्कटिका में भारतीय शोध केंद्र दूसरा जो है वह है मैत्री। चलिए कलर थोड़ा चेंज करते हैं। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु का समुद्र तट कहलाता है? तो तमिलनाडु का समुद्र तट कहलाता है। 34वां प्रश्न है, कोरोमंडल तट। पूर्वी तट जो है 2, एक तो उत्तरी सरकार आपको पता है, दूसरा कोरोमंडल तट जो तमिलनाडु का तट है, और पश्चिम में कोंकण मालाबार है, आप जानते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य समूह भाखड़ा नागल परियोजना से जल प्राप्त करता है? तो हरियाणा, पंजाब और राजस्थान जो है भाखड़ा नागल परियोजना से जल प्राप्त करता है। इसका ऑप्शन जो हो जाएगा सी आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य के राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री को नियुक्त किया जाता है? तो आर्टिकल 164 के तहत राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री को नियुक्त करता है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की लोकसभा से संबंधित है। उत्तराखंड में जो लोकसभा के सदस्य हैं उनसे संबंधित है। उत्तराखंड में लोकसभा के कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? तो उत्तराखंड में लोकसभा के 5 सदस्य जो हैं निर्वाचित होते हैं। अगला प्रश्न जो है इसको आप मार्क कर लीजिए। देखिए, उत्तराखंड की विधानसभा 2016 में मनोनीत सदस्य हैं, तो 2016 तक तो निर्वाचित मनोनीत सदस्य एक होता था एंग्लो इंडियन, लेकिन अब एंग्लो इंडियन मनोनीत नहीं होता है, अब नहीं होता है क्योंकि इसमें संविधान में संशोधन कर दिया गया। चलिए अगला प्रश्न है, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी, जिसे लबासना भी कहा जाता है, जिसमें IAS PCS प्रशासनिक अधिकारी ट्रेनिंग लेते हैं, वो मसूरी में है। सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? AP नवानी। AP नवानी उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। निम्नलिखित में उत्तराखंड की महिला राज्यपाल कौन थी? तो महिला राज्यपाल कौन थी? तो इसका आंसर जो हो जाएगा सी मार्गरेट अल्वा, इसका आंसर हो जाएगा। इनके बाद बेबी रानी मौर्य भी उत्तराखंड की राज्यपाल, महिला राज्यपाल बनी। ऑप्शन के हिसाब से मार्गरेट अल्वा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 42, भारतीय संघवाद में विविधताओं में एकता को प्रोन्नत करने हेतु निम्नलिखित में से किन संस्थानों को आवश्यक माना गया है? तो संस्थान दिए अंतर्राज्यीय परिषद और एवं राष्ट्रीय विकास परिषद, वित्त आयोग, क्षेत्रीय परिषद, एकल न्यायिक व्यवस्था और अखिल भारतीय सेवाएं। तो इसका जो आंसर होगा सही वो हो जाएगा डी, सभी जो है भारतीय संघवाद में विविधताओं में एकता को पोषित करते हैं, तो डी आंसर हो जाएगा।
संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार जम्मू एवं कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? तो ये ऑप्शन मार्क कर लीजिए आप। पहले तो 370 में था प्रश्न काल में, लेकिन अब नहीं है, अब 370 को खत्म कर दिया गया। ये प्रश्न काल का 2016 का प्रश्न है, तो उस समय 370 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था। अगला प्रश्न है 44वां, संविधान के किन अनुच्छेदों के अनुसार ओबीसी यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो मौलिक अधिकार है हमारे, मौलिक अधिकारों में जो आर्टिकल 15(4) और 16(4) के उपबंधों के अनुसार ओबीसी के आरक्षण का प्रावधान किया गया है सरकारी सेवाओं और शैक्षणिक संस्थाओं में। तो ऑप्शन सी सही इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारतीय गणराज्य के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है? तो ये आर्टिकल 21 है। इसका उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी। चलिए अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा पृथक अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो 338 क यानी 338 और इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 47, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रजातंत्रीकरण की मांग का संबंध मुख्यतया है? तो सुरक्षा परिषद से इसका संबंध है। भारत में सार्क सम्मेलन सर्वप्रथम किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो सार्क सम्मेलन भारत में सबसे पहले 1986 में हुआ था, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। सार्क जो है साउथ एशियन अलायंस फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन यानी कि दक्षिण एशियाई जो सहयोग संगठन है उसका नाम है। तो सार्क का मुख्यालय जो है वो भी पूछा जाता है, काठमांडू इसका मुख्यालय है। काठमांडू में इसका मुख्यालय है। सार्क की स्थापना 1985 में हुई थी, ये भी पूछा जाता है अक्सर। इसका आंसर ए है। अगला प्रश्न, वर्ष 1997 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया गया था। तो 1997 में जो है क्योटो में विश्व पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया गया था। क्योटो जो है जापान में है। भारत के परमाणु सिद्धांत में सम्मिलित है। तो भारत के परमाणु सिद्धांत में जो सम्मिलित बातें हैं, पहल न करना, एक तरफा प्रतिबंध, न्यूनतम विश्वसनीय निवारण, तो उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 51वां, सन 2001 ईस्वी में ब्रिक्स शब्द को किसने गढ़ा था? तो ब्रिक्स शब्द जो है जिम ओ निल द्वारा गढ़ा गया था। किसके शासनकाल में भारत में उदारीकरण के प्रथम चरण को आरंभ किया गया था? तो 1991 में पीवी नरसिम्हा राव के शासनकाल में, ये प्रधानमंत्री थे उस टाइम पे, आर्थिक उदारीकरण के प्रथम चरण को आरंभ किया गया था। वर्ष 2016 में किसको राष्ट्रीय दल की मान्यता दी गई? तो ये करंट अफेयर का प्रश्न होगा 2016 के प्रश्न पत्र के लिए। तो उस समय तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी को राष्ट्रीय दल की मान्यता दी गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने स्वतंत्रता के प्रारंभिक वर्षों की भारत की दलीय व्यवस्था का एक दलीय प्रभुत्व वाली व्यवस्था के रूप में वर्णन किया था? तो ये संविधान विश्लेषक रंजनी कोठारी द्वारा ये वर्णन किया गया। अगला प्रश्न है, भारत निम्न में से कौन भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करता है? तो राजनीतिक दलों को मान्यता जो है भारत का निर्वाचन आयोग प्रदान करता है। बी इसका आंसर हो जाएगा। 56वां प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, पंचायती राज से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस समिति आयोग ने न्याय पंचायतों के गठन की सिफारिश की थी? तो 1977 में जो अशोक मेहता समिति है उसने न्याय पंचायतों के गठन की सिफारिश की थी और इन्होंने द्विस्तरीय पंचायती राज के गठन की सिफारिश की थी। वर्तमान में त्रिस्तरीय पंचायतें गठित हैं। चलिए अगला प्रश्न है 57,
हम हिंदी में ही प्रश्नों को लेते हैं क्योंकि हम पढ़ा हिंदी में रहे हैं। अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था का निम्न में से उल्लेख किसमें है? तो पंचायती राज व्यवस्था जो है वो समवर्ती 7वीं अनुसूची के राज्य सूची का विषय है, राज्य सूची का विषय है। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है? जन स्वास्थ्य, स्वच्छता का प्रबंधन, जन उपयोगी सेवाएं, ये सभी हैं। लेकिन जो लोक व्यवस्था है उसका अनुरक्षण पंचायती राज से संबंधित नहीं है। तो डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद पंचायतों में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए सीटों का प्रावधान करता है? यानी कि SC ST का रिजर्वेशन किस आर्टिकल के तहत है? तो 243 डी के तहत पंचायतों में SC ST के लिए आरक्षण का प्रावधान है। अगला प्रश्न है, सेवा के अधिकार से संबंधित है। सेवा के अधिकार की अवधारणा प्रारंभ हुई थी। तो सेवा के अधिकार की अवधारणा जो है वो ग्रेट ब्रिटेन से प्रारंभ हुई थी। सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य के वर्ष 2016-17 के बजट में निम्नलिखित मदों में से किसको अधिक धनराशि आवंटित की गई थी? तो ये करंट अफेयर का प्रश्न है। उस समय जब ये पेपर हुआ था तो स्कूली शिक्षा को अधिक धनराशि आवंटित की गई थी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। तो डी टिहरी जो है उत्तराखंड राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है जो भागीरथी और भिलंगना पर बनी है। भागीरथी और भिलंगना नदी पर बनी है, ये प्रश्न भी पूछा जाता है। चलिए अगला प्रश्न, उत्तराखंड का हरेला पर्व संबंधित है। तो ये पौधरोपण से संबंधित है। इस बार के PCS में भी 2023 में भी हरेला से संबंधित एक प्रश्न आया हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उत्तराखंड का कौन सा एयरपोर्ट सर्वाधिक संचालन में है? तो पंतनगर, ये उधम सिंह नगर में है, गौचर चमोली में, जॉली ग्रांट देहरादून में। तो देहरादून में जो जॉली ग्रांट है सर्वाधिक संचालन में उस समय भी था, अभी भी यही है। वर्ष 2015 में उत्तराखंड के निम्नलिखित तीर्थ स्थानों में से किस एक पर सर्वाधिक संख्या में पर्यटक दर्शनार्थ आए? तो 2015 का करंट अफेयर है। उस समय बद्रीनाथ में सबसे ज्यादा पर्यटक आए थे। डी इसका आंसर हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस जिले की जनसंख्या सबसे कम है? तो ए इसका आंसर हो जाएगा, रुद्रप्रयाग। निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक देश भारत के विदेशी व्यापार में सबसे बड़ा साझेदार है? तो तत्कालीन समय में उस समय चीन इसका आंसर था। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब प्रारंभ हुई थी? ये 1999-2000 में प्रारंभ हुई थी। अब जो है इसकी जगह पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लाया गया है, जिसके बारे में हमने एक वीडियो अलग से बनाया है, इसको आप देख सकते हैं योजना वाली लिस्ट में। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्यों में किस राज्य में न्यूनतम लिंगानुपात है? हरियाणा में है। 2011 की सेंसस भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में समस्याओं में से एक है। तो राष्ट्रीय आय की गणना की समस्याएं जो हैं, आय की गणना में जो समस्या होती है, अल्प रोजगार, मुद्रास्फीति, बचतों का निम्न स्तर, ये तो नहीं है। गैर मौद्रीकृत उपभोग जो है राष्ट्रीय आय की गणना में एक समस्या है। भारत में कृषि के लिए पुनर्वित्त रीफाइनेंस प्रदान करने वाला सर्वोच्च बैंक जो है वो नाबार्ड है। नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई थी। अगला प्रश्न, 14वें वित्त आयोग के अनुसार शुद्ध केंद्रीय कर आय में राज्यों को आवंटित होने वाली मात्रा का प्रतिशत पूछा गया है। तो 42% था 14वें वित्त आयोग के अनुसार। भारत में कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI इक्विटी प्रवाह को आकर्षित करता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो सेवा क्षेत्र हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के जो गवर्नर है पूछा गया है। तो उस समय 2016 में इसका आंसर उर्जित पटेल था। डी आंसर हो जाएगा। लेकिन वर्तमान के लिहाज से इसका जो आंसर होगा शशिकांत दास इसका आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है मानव विकास सूचकांक निम्नलिखित में से किसका संयुक्त सूचकांक है। मानव विकास सूचकांक यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसे HDIV कहा जाता है, इसका संयुक्त सूचकांक है। तो इसका जो आंसर होगा जीवन प्रत्याशा, शैक्षणिक उपलब्धि और प्रति व्यक्ति आय का संयुक्त सूचकांक है। और HDI जो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक जो है UNDP द्वारा प्रकाशित किया जाता है। ये भी पूछा जाता है, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्लान द्वारा ये प्रकाशित किया जाता है। भारत में सीमांत जोत का आकार क्या है। तो 1 हेक्टेयर से कम की भूमि जो है सीमांत जोत मानी जाती है भारत में। इसका आंसर डी हो जाएगा। ब्रिक संघ को किस वर्ष ब्रिक में परिवर्तित हुआ, ब्रिक संघ किस वर्ष ब्रिक्स में परिवर्तित हुआ। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 2010 में साउथ अफ्रीका के आने के बाद ब्रिक्स में परिवर्तित हो गया था। वाणिज्यिक सेवाओं के निर्यात में भारत का विश्व में 2014 में क्या स्थान था। तो 2014 के लिहाज से भारत में का जो स्थान था वो 8वां था 2014। ओपेक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टीज कंट्रीज का निम्नलिखित में से किस पर विशेष बल है। तो इसका पेट्रोलियम उत्पादन और पेट्रोलियम की कीमतों पर नियंत्रण पर विशेष बल है। तो ए और बी दोनों सही हो जाएंगे। ओपेक की स्थापना 1960 में की गई थी। अगला प्रश्न है वैश्वीकरण में सम्मिलित नहीं है। तो ग्लोबलाइजेशन में सम्मिलित नहीं है। आयात शुल्कों में कटौती, आयात लाइसेंस की समाप्ति, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का स्वतंत्र प्रवाह, सार्वजनिक क्षेत्र की इक्विटी का विनिवेश। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है विश्व बैंक में कितने देश हैं। तो 189 इसका सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 82 क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक वैश्विक स्पर्धात्मक सूचकांक रिपोर्ट प्रकाशित करता है। तो इसका जो आंसर है विश्व आर्थिक फोरम यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जिसका जो मुख्यालय है वो जिनेवा में है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का मुख्यालय। अगला प्रश्न सार्क सदस्य देशों को प्रशिक्षण देने हेतु भारतीय अनाज भंडार प्रबंधन एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा हापुड़, उत्तर प्रदेश। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट भारत में कब से प्रभावित हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा डी 2005 से। ट्रिम्स का पूरा नाम है ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है जीन है डीएनए का एक भाग, ए आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 87 थैलेसीमिया एक आनुवांशिक रोग है जिससे प्रभावित होता है रक्त। निम्नलिखित में से किसने नैनो टेक्नोलॉजी शब्द का प्रयोग किया और कब किया। तो इसका जो आंसर हो जाएगा नोरियो टानीगुची। इन्होंने नैनो टेक्नोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। ये जापान के एक वैज्ञानिक थे। उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्ड प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है। देहरादून, ऋषिकेश, कालसी और हरिद्वार। 4 ऑप्शन दिए गए। ये ULDP का प्रशिक्षण केंद्र जो है ऋषिकेश में, पशुलोक में है। ऋषिकेश ये देहरादून जनपद में पड़ता है। तो एग्जैक्ट आंसर ऋषिकेश है। उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्ड का ट्रेनिंग सेंटर ऋषिकेश में है। अगला प्रश्न है निम्न समुच्चय में से कौन सी गैसें ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए महत्वपूर्ण है। तो ग्रीन हाउस जो गैसें करती हैं वो गैसें हैं कार्बन डाइऑक्साइड, सभी जानते हैं, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और जल वाष्प। ये सभी प्रकृति में जो हीट आती है उसको बाहर जाने से रोकती हैं और ग्रीन हाउस इफेक्ट डालती हैं, जिससे पृथ्वी के ऊष्मायन में वृद्धि होती है। सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 91 हम देखते हैं। निकल कैडमियम बैटरी का प्रयोग होता है। तो आजकल लिथियम आयन बैटरी प्रयोग में आ रही है। तो लिथियम आयन बैटरी तो आजकल वर्तमान में प्रयोग में आ रही है, लेकिन निकल कैडमियम बैटरी पहले से पुराने यूज में कैलकुलेटर, ट्रांजिस्टर, कॉर्डलेस इलेक्ट्रॉनिक उपकरण सभी प्रयोग में आती थी। तो डी इसका आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है कौन सा कथन नाभिकीय विखंडन से संबंधित नहीं है? तो तारों में उत्पन्न ऊर्जा जो है वो नाभिकीय संलयन से होती है। नाभिकीय संलयन नाभिकीय विखंडन से नहीं होती, तो बी आंसर हो जाएगा। बाकी सभी अभिक्रियाएं और क्रियाएं नाभिकीय विखंडन से संबंधित है। अगला प्रश्न है सेलुलोज एवं स्टार्च दोनों में होता है, तो इसमें प्लस माइनस ग्लूकोज दोनों में होता है। सेलुलोज स्टार्च दोनों में प्लस माइनस ग्लूकोज होता है। निम्न में से कौन सी यांत्रिक तरंग है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। ध्वनि तरंग जो है यांत्रिक तरंग है। बाकी जो ऑप्शन में दिए गए हैं सभी विद्युत चुंबकीय तरंग है, चाहे रेडियो एक्स तरंग व प्रकाश तरंग। विद्युत चुंबकीय तरंग। अगला प्रश्न है ताप बढ़ने के साथ द्रव की श्यानता यानी कि विस्कोसिटी बढ़ती है घटती है? तो घटती है। श्यानता द्रवों या गैसों का वो गुण है जिससे वह अपने बीच की जो आपेक्षिक गति है उसका विरोध करते हैं, यानी कि दो परतों के बीच की जो मूवमेंट होती है उसका विरोध करने वाला जो बल होता है उसे श्यानता कहते हैं। 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10 की घात ऋण 9 यानी 10⁻⁹ मीटर। ये आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है एक भू-स्थिर उपग्रह का परिभ्रमण काल होता है 24 घंटे होता है, जो पृथ्वी का अपने अक्ष के प्रत्येक घूमने का टाइम होता है। टेफ्लॉन क्या है? एक बहुलक है पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन का। ये एक बहुलक है, इसका नाम है पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा तांबे के मिश्र धातुओं का है? तो तांबे से जो मिश्र धातु बनती है एक तो पीतल बनता है, ठीक है, पीतल, और दूसरा कांसा। तो पीतल जो बनता है वो तांबा और जस्ता मिला के बनता है, तांबा और जस्ता। और कांसा जो बनता है तांबे और टिन के मिश्रण से बनता है। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। एक अर्धचालक में विद्युत चालन होता है, तो 4 ऑप्शन इसके दिए गए हैं। इसमें आप देखेंगे इसका चालन जो होता है विद्युत चालन अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों के द्वारा होता है। सिलिकॉन, जर्मेनियम कुछ अर्धचालक हैं, जर्मेनियम, इनसे चिप्स बनाई जाती हैं। रेड डाटा बुक का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? IUCN के द्वारा किया जाता है रेड डाटा बुक का प्रकाशन, जिसमें संकटग्रस्त प्रजातियों को सम्मिलित किया जाता है। अगला प्रश्न है 102 उत्तराखंड में बांज बुरांस के पौधे हैं, तो ये समशीतोष्ण वनों की विशेषता है, ये उच्च हिमालयी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। सी आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवांशिक विविधता का रखरखाव किया जाता है इन सिचु संरक्षण के द्वारा। बाकी एक्स सिचु जो होते हैं वो जैव विविधता का संरक्षण जो होता है, चिड़ियाघर एक्स सिचु का उदाहरण है। एक्स2 इन-सिटू और एक्स2। इन-सिटू राष्ट्रीय उद्यान, एक्स2 चिड़ियाघर। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जो है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, आप जानते हैं। इससे पहले हेली नेशनल पार्क भी कहा जाता था, पार्क इसको पूर्व में कहा जाता था। चलिए अगला प्रश्न है 105 समानांतर फसल का उदाहरण है। समानांतर फसल में क्या होता है? दो फसलें इस प्रकार उगाई जाती हैं कि एक फसल के साथ दूसरी फसल उगाई जाए और दूसरी फसल को नुकसान ना हो, दोनों फसलें साथ साथ बढ़ें। तो गेहूं और सरसों आप देखते हैं साथ साथ उगाई जाती हैं, समानांतर फसल का उदाहरण है। निम्न में से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, 1969 में ये लॉन्च हुआ था, 1969 में। निम्नलिखित में से कौन सी CPU तथा मुख्य स्मृति के बीच अत्यधिक तेज छोटी आकार की मेमोरी होती है? तो कैश मेमोरी जो होती है ये
इसका आंसर हो जाएगा। टेलीविजन ट्रांसमिशन किसका उदाहरण है? तो ये सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन का उदाहरण है, ये आंसर हो जाएगा। प्रोटोकॉलों का वह समूह जो सभी ट्रांसमिशन एक्सचेंज को इंटरनेट में एक ओर से दूसरी ओर भेजने को परिभाषित करता है, कहलाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा टीसीपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल, इसका फुल फॉर्म होता है। निम्न में से कौन सी सर्विस लेयर क्लाउड कंप्यूटिंग में अलग से उपलब्ध नहीं होती? तो 110वां प्रश्न है, हार्डवेयर एज ए सर्विस ये उपलब्ध नहीं होती है क्लाउड कंप्यूटिंग में अलग से। चलिए अगला प्रश्न, टिहरी रियासत का भारत संघ में विलय कब हुआ था? तो ये हुआ था 1 अगस्त 1949 को। उस समय मानवेंद्र शाह जो थे वो टिहरी नरेश थे। ये भी पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, महाभारत में कुंद नरेश किस नाम से जाने जाते थे? तो द्विज श्रेष्ठ के नाम से जाने जाते थे। उत्तरकाशी का ऐतिहासिक नाम बाड़ाहाट है, और इसके अलावा सौम्य काशी भी कहा जाता है उत्तरकाशी को। बाड़ाहाट, गौविसाण जो है काशीपुर का नाम है। किंगरी विंगरी नीति माणा ये क्या है? ये दर्रे है, उत्तराखंड में है। अगला, चिराग सेन निम्न में से किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से संबंधित उत्तराखंड के खिलाड़ी हैं, उत्तराखंड मूल के खिलाड़ी हैं। मौड़ मेला कहाँ लगता है? मौड़ मेला जो है वो लगता है आपका पाली पछाऊ जौनसार रवाई क्षेत्र में। टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? ये श्रीदेव सुमन ने की थी 1939 में। टिहरी राज्य की जनता को टिहरी के निरंकुश शासन से मुक्ति दिलाने के लिए। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में न्यूट्रिनो वेधशाला स्थापित की जा रही है? ये तत्कालीन 2016 का करंट अफेयर का प्रश्न है, तो इसका आंसर जो है तमिलनाडु। रियो पैरालंपिक्स में दीपा मलिक ने किस प्रतियोगिता में रजत पदक जीता? तो 2016 का करंट अफेयर है। तो गोला फेंक में दीपा मलिक ने रजत पदक जीता था रियो पैरालंपिक्स में। नासा का अंतरिक्ष यान कैसिनी किस ग्रह के मिशन पे है? तो कैसिनी जो है शनि ग्रह के मिशन पे है। अगला प्रश्न है 121, 120 प्रश्न हमने अभी तक हल कर दिए हैं। चलिए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस वर्ष न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम व्यवस्था को अपनाया था? देखिए, कॉलेजियम क्या होता है? ऐसी व्यवस्था है जिसमें जजों की नियुक्ति, उनके ट्रांसफर, प्रमोशन जो होता है सुप्रीम कोर्ट की जजों की एक बेंच मतलब एक समूह देखता है। तो ये कॉलेजियम व्यवस्था जो है 1993 से भारत में लागू है। सर्वोच्च न्यायालय ने इस व्यवस्था को 1993 में अपनाया था, जो अभी भी चल रही है। चलिए, इस देश में दुनिया का सबसे लंबा बुलेट ट्रेन का जाल है? तो जाल जो है वो चीन में है। इस भारतीय मूल के चिकित्सक को अमेरिका के राष्ट्रीय मानविकी पदक 2015 से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा अब्राहम वर्गीज। उस समय का करंट अफेयर है। किस भारतीय अर्धसैनिक बल को पहला महिला बटालियन गठित करने का गौरव प्राप्त है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा सीआरपीएफ हो जाएगा। अगला प्रश्न है, और सीआरपीएफ की स्थापना मैं बता देता हूं आपको। सीआरपीएफ की स्थापना 1939 में हुई थी। कैलाश पवित्र लैंडस्केप संरक्षण तथा विकास पहल KSLCDI किन देशों के मध्य सहयोग है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा भारत, चीन और नेपाल, सी इसका आंसर हो जाएगा। हमने अभी तक 125 प्रश्न हल कर दिए हैं। किस निजी क्षेत्र के बैंक ने भारत में पहली बार सॉफ्टवेयर रोबोटिक्स का उपयोग किया था? तो ICICI बैंक ने भारत में पहली बार सॉफ्टवेयर रोबोटिक्स का प्रयोग किया था। वह वित्तीय साधन जिसके माध्यम से भारतीय कंपनियां विदेशी बाजारों से रुपयों में धन जुटा सकती हैं? तो यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मसाला बॉन्ड इसका आंसर है। देखिए, इस प्रकार हमने 127 प्रश्न यहाँ पर हल कर लिए हैं। अब हम आते हैं 128वें प्रश्न में। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO द्वारा समुद्र में असाधारण बहादुरी के लिए पुरस्कार प्राप्त करने वाली विश्व की पहली महिला कौन है? तो राधिका मेनन है। 2017 गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि उस समय का करंट अफेयर, तो ये जो थे अबू धाबी के युवराज थे उस समय, इनका नाम था शेख मोहम्मद
मोहम्मद बिन जायद उस समय अबू धाबी के युवराज थे और 2017 गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि थे। बत्तुकम किस राज्य का पर्व है? तो इसका आंसर हो जाएगा तेलंगाना। बी। एस अगेंस्ट ऑड्स किसकी आत्मकथा है? तो सानिया मिर्जा की आत्मकथा है। वर्ष 2014 में इसे प्राच्य भाषा का दर्जा दिया गया है, तो ये उड़िया को दिया गया है। किस वर्ष भारत प्रतिष्ठित G20 फोरम की अध्यक्षता करेगा? तो ये 2022 इसका आंसर होगा। 2022 से 23 तक भारत की अध्यक्षता में रहेगा और इस वर्ष आप जानते हैं भारत इसकी अध्यक्षता कर रहा है, तो इस ऑप्शन के हिसाब से डी आंसर सही हो जाएगा। ब्रिक्स शब्द की रचना करने वाले ब्रिटेन के विद्वान जिम ओ नील निम्न में से किस विषय से संबंधित हैं? तो ये अर्थशास्त्री हैं जिम ओ नील। अगला प्रश्न 135वां। किस भारतीय वैज्ञानिक को न केवल नोबेल पुरस्कार अपितु भारत रत्न प्राप्त करने का सम्मान प्राप्त है? तो ये वैज्ञानिक हैं सीवी रमन। इनको 1930 में नोबेल मिला था और 1954 में इनको भारत रत्न मिला था। अगला प्रश्न है 136वां। 15 प्रश्न शेष रह गए हैं। वैदिक देव मंडल में निम्न में से कौन देवता युद्ध के देवता माने जाते थे? तो युद्ध के देवता इंद्र माने जाते थे और इंद्र के लिए ऋग्वेद में 250 सूक्त रचे गए हैं। ये भी पूछा जाता है। मगध में नंदवंश का संस्थापक महापद्मानंद। यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा सैंड्रोपोर्ट्स किसे कहा गया है? चंद्रगुप्त मौर्य को कहा गया है। ये आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान पूर्व मध्यकाल में शिक्षा का केंद्र नहीं था? तो पूर्व मध्यकाल में तक्षशिला नहीं था, ये 700 ईसा पूर्व में था, पूर्व मध्यकाल में नहीं था। न्याय दर्शन के संस्थापक जो हैं गौतम थे। 6 दर्शनों में से एक है न्याय दर्शन, इसके संस्थापक गौतम थे। घोड़े के नाल के आकार की मेहराब सर्वप्रथम प्रयोग में लाई गई थी अलाई दरवाजा में। अलाई दरवाजा जो है अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। खिलजी। निम्नलिखित में से कौन से सूफी संत महबूब इलाही के नाम से जाने जाते थे? तो महबूब इलाही के नाम से शेख निजामुद्दीन औलिया जाने जाते थे। बी आंसर हो जाएगा। सुल्तान जिसने बढ़ाकर भू राजस्व का उपज का 50% कर दिया, तो ये किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। निम्नलिखित में से कौन सी इमारत साने फतेहपुर कही जाती है? तो साने फतेहपुर कही जाती है 144 का आंसर सी जामा मस्जिद। इसका निर्माण अकबर ने करवाया था। तबकात अकबरी किसने लिखी थी? तो इसका आंसर जो हो जाएगा निजामुद्दीन अहमद ने लिखी थी। किस सिख गुरु के द्वारा सिखों का खालसा में रूपांतरण किया गया? तो ये किया गया था गुरु गोविंद सिंह। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु भी थे ये। निम्न में से कौन सा नीला जल योजना यानी कि ब्लू वाटर पॉलिसी से संबंधित है? तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, ये पुर्तगाली गवर्नर थे, इन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई थी। उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जो 1760 के वांडीवास के युद्ध में पराजित हुआ। वांडीवास का युद्ध जो है फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच चले, प्लस अंग्रेजों के बीच में चले वांडीवास की लड़ाई। तो इसमें काउंट लाली जो है ये पराजित हुआ था। अगला प्रश्न 149। ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया? ये 1813 का चार्टर एक्ट था। इसमें चाय और चीन के साथ व्यापार के अलावा सभी एकाधिकारों को समाप्त किया गया था और भारतीयों की शिक्षा पर 1 लाख प्रति वर्ष खर्च करने का भी इसमें प्रावधान किया गया था।
दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है? आर्थर कॉटन इसका आंसर हो जाएगा, सर आर्थर कॉटन। इस प्रकार हमने उत्तराखंड पीसीएस प्री एग्जाम 2016 के सभी प्रश्नों को यहाँ पर हल कर लिया है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और हम समय देख लेते हैं कितने समय में हमने इसको हल आपके समक्ष किया है। तो लगभग 50 मिनट में हमने इसको हल कर दिया है और 2 घंटे का समय इसके लिए आपको मिलता है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपने फीडबैक जो है वो कमेंट में दें। और चैनल का नाम आपके लिए मैं लिख देता हूं दोबारा से, उत्तराखंड एग्जाम गुरु चैनल का नाम है एग्जाम गुरु। और डिस्क्रिप्शन में आपको कुछ ऐसे लिंक मिलेंगे जो आपके लिए महत्वपूर्ण है आगामी परीक्षाओं के लिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस प्रकार हम सभी पेपरों को हल करके लेके आते रहेंगे आपके लिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।